सभी साथियों को नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने वेव के बारे में पढ़ लिया था। आज हम माइक्रोवेव के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली माइक्रोवेव होती क्या है? यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जिसके अंदर वेरिएशन होता है। इसको आगे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि माइक्रोवेव वह वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य में पाई जाती है। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे यह ध्यान रखें, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। इनमें मैकेनिकल वेव नहीं होगी, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य में हो, उनको हम माइक्रोवेव कहते हैं। और अगर आप इसका 1 गीगाहर्ट्ज का आप वेवलेंथ निकालेंगे तो वो 30 सेंटीमीटर आएगा। और इसी प्रकार अगर आप 300 गीगाहर्ट्ज का वेवलेंथ निकालेंगे तो 1 मिलीमीटर आएगा। तो इसका हम एक दूसरा डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जो वेव जिनका वेवलेंथ सेंटीमीटर से मिलीमीटर की रेंज में होता है वह माइक्रोवेव कहलाती हैं। तो वह क्या कहलाती है? वह माइक्रोवेव कहलाती है। अब इनको माइक्रोवेव क्यों कहा? आप नाम से देखिए, माइक्रोवेव का मतलब क्या हुआ कि मतलब माइक्रो मतलब छोटा। अब किसके रेस्पेक्ट में छोटा? छोटा कोई चीज हमें किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में मान सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यह बिल्डिंग उसके कंपैरिजन में छोटी है, या यह पेड़ इसके पेड़ के कंपैरिजन में छोटा है। मतलब छोटा एक कंपैरेटिव क्वांटिटी होती है। तो जब हमारा रिसर्च चल रहा था तब शुरुआत में हमारे पास रेडियो वेव थी। अब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और ये सारी हमारी हर्ट्स, किलो हर्ट्स इनमें होती है। तो उनका जो वेवलेंथ होता है वो किलोमीटर्स में होता है। अगर आप 1 किलोमीटर को 1 mm के से कंपेयर करें तो आप क्या बोलोगे? 1 mm को 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में क्या बोलोगे? बहुत छोटा। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में पाई गई उनको साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया? माइक्रोवेव। मतलब वो रेडियो वेव की तुलना में बहुत छोटी थी। तो बेसिकली डेफिनेशन, इसीलिए इसका नाम माइक्रोवेव रखा है और इसीलिए इसकी डेफिनेशन में हमने फ्रीक्वेंसी रेंज रखा है। और जनरली इसको हम डिफाइन वेवलेंथ से करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है? साइज से कंपैरिजन किया, और साइज हमारा कौन दर्शाता है? हमारा वेवलेंथ दर्शाता है। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका माइक्रोवेव का डेफिनेशन। अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक वेव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपगेशन समझाया था, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग ली थी और वो एक मैकेनिकल वेव थी। मतलब मैकेनिकल वेव जैसे ही आपकी साउंड वेव या कोई भी वेव, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए होता है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि आपका एक कण ऑसिलेट करता है, वो अपनी एनर्जी दूसरे कण को देता है और दूसरा कण ऑसिलेट करता है। इसी प्रकार यह एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे जाती है। मतलब उनमें कण चाहिए, हमें माध्यम में कुछ पार्टिकल चाहिए, तभी वो हमारा वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जैसे साउंड वेव के केस में हमें एयर चाहिए या फिर कुछ सॉलिड मीडियम चाहिए जिसके अंदर पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, एक्सपांड होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसके ज़्यादा, आप सभी लोग इसको जानते हैं। तो अभी माइक्रोवेव हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और लाइट हमारी कहाँ से आती है? स्पेस से। स्पेस में कोई भी माध्यम नहीं होता, मतलब वहां कोई कण नहीं होते। हम निर्वात किसे कहते हैं? जहां पर कुछ पार्टिकल न हो। तो वहां से लाइट हमारी आ रही है और उसको बिना किसी माध्यम के आ रही है, कुछ भी नहीं चाहिए है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पर आपको एक रिंग दिखाई है। ये जो ब्लू कलर है, ये हमने सपोज एक रिंग ले लिया, मेटल रिंग है। और इस मेटल रिंग में अगर आप सपोज कीजिए कुछ करंट आप इसमें इंड्यूस कर देते हैं, और ये करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और यह भी मानो कि यह करंट टाइम के साथ चेंज कर रही है। मतलब स्टार्टिंग में टाइम टी पर सपोज करंट 0 है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है, फिर थोड़ा देर बाद यह घट रही है,
मान लो यह एसी करंट है जो कि आपका टाइम के साथ बढ़ता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें आप एक करंट इंड्यूस करोगे तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहते हैं, जब किसी वायर में अगर कुछ करंट जाती है तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप किस हिसाब से निकाल सकते हो, आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। तो राइट हैंड रूल से अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे, पर्टिकुलरली करंट की डायरेक्शन अगर मान लो ये है किसी क्षण, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये पेपर के परपेंडिकुलर मैंने दिखाया, मतलब रिंग के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टाइम के साथ स्थिर रहेगा या चेंज होगा, यह चेंज होगा। क्यों, क्योंकि आपका करंट चेंज हो रहा है, और जब करंट चेंज हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो यह एक क्या हो गया, हमारा डॉटेड लाइन जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, यह एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यह एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन से दिखा सकते हैं, उसको मैं थोड़ा देर में दिखाता हूं। तो अभी मान लो यह जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यह एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, जिसको मैंने यहाँ ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाया है। और यह क्या है, रिंग जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो मतलब ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, मेरे से जितना हो सका मैं इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये दोनों परपेंडिकुलर है। सपोज मान लो ये एक एक्स और जेड प्लेन में है, तो दूसरा आपका वाई और जेड प्लेन में है, ठीक है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड क्या होगा, ये भी चेंजिंग होगा। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देगा, जो मैंने यहां डॉट से दिखाया है। इसी प्रकार आपका ये वेव एक जगह से दूसरे जगह गया है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। देखिए, आपने रिंग में करंट उत्पन्न करी थी, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड एक स्थान पे उत्पन्न हुआ, कुछ देर बाद यह मैग्नेटिक फील्ड आपका दूसरे स्थान पे पहुंच गया। यही हमने वेव में पढ़ा था कि जो डिस्टरबेंस हम एक जगह पे क्रिएट करते हैं वो कुछ क्षण बाद दूसरे जगह पहुंचता है। यह बात अलग थी, उसमें हमने स्टैंडिंग वेव भी कहा था कि जो आपका एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता। बट जनरल डेफिनेशन यही है कि एक जगह डिस्टरबेंस उत्पन्न किया, वो कुछ क्षण बाद दूसरे स्थान पे पहुंच गया और ये पहुंच रहा है। तो इस प्रकार इसमें आपको कोई कणों की आवश्यकता नहीं हुई माध्यम में, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस फिगर को हम क्या दिखा सकते हैं, दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहां पर कुछ कण न हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने किससे दिखाया है, ये डॉटेड लाइन से ब्लैक। और बी फील्ड लाइन को मैंने किससे दिखाया है, दिस इज येलो डैश लाइन। अब देखो, ये जो मैं मैक्सवेल इक्वेशन बता रहा था, एक्चुअली मेरा स्लाइड में ये मुझे पहले रखना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा बाद में रखा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इक्वेशन आपका क्या बताता है कि आपका जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ, तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या होता है, डी को आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन ई। तो बेसिकली मतलब अगर कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो हमने अभी बात करी थी कि शुरू में हमारा एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, फिर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और मैंने क्या बोला था कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, जिसको मैंने यहां दिखाने की कोशिश करी है। देखिए कि सपोज हमारा ये डायरेक्शन, प्रोपगेशन का डायरेक्शन हमने क्या मान लिया, यहां से इधर इधर जा रहे हैं हम, जो हमारा क्या है, जेड डायरेक्शन है। तो हमारा स्टार्टिंग में हमारा एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस प्लेन में माना, जो कि देखिए आपका वाई और जेड प्लेन है। मतलब इस अगर स्लाइड से समझना चाहेंगे तो स्लाइड से बाहर की तरफ, डायरेक्ट बाहर की तरफ निकले प्लेन से, और एक दूसरा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया एक प्लेन, और दूसरा एक प्लेन हो गया आपका एक्स और जेड में, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपका एक रूम है और रूम के अंदर एक आपका फर्श मतलब आपका फ्लोर होता है। तो फ्लोर पे मान लो आपका बी मैग्नेटिक फील्ड आपका ऑसिलेट कर रहा है,
और आपका किसी इसके एडजेसेंट वॉल के सापेक्ष आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और इन दोनों का जहां फ्लोर और ये है आपकी वॉल मिल रही है, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो कर रहा है, जो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। अब इसमें एक टर्म होती है हमारी वेवलेंथ, जो हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं कि मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच के मध्य की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह एक मैक्सिमा है, और हम एक ही वेव के एक लेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बराबर हैं, दोनों का वेवलेंथ बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वेवलेंथ अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेवलेंथ अलग होगा, दोनों सेम है, क्योंकि जहां चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो इन दो मैक्सिमा के बीच की दूरी को हमने क्या बोल दिया, वेवलेंथ। यहां मैंने इसे लैम्डा दिखाया है, यह एक फ्री स्पेस वेवलेंथ है हमारी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एनिमेशन से देख सकते हैं आप। देखिए जब आपका बी ऑसिलेट करता है तो आपका एक ई उत्पन्न होता है, और ई ऑसिलेट करता है तो आपका एक बी उत्पन्न होता है, और दोनों साथ साथ आगे माध्यम में जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं एक्स व जेड, इस डायरेक्शन में आपका बी है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ई है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, वेव का फ्लो हो रहा है। मतलब आपका वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेटिंग प्लेन है उनके परपेंडिकुलर जा रहा है। प्लेन सॉरी मेरा कहने का मतलब, सपोज एक्स और वाई में आपका क्या है, एक्स और वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स और जेड में आपका अगर बी है तो हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसको और समझने के लिए हम बोल सकते हैं, अगर सपोज एक ही डायरेक्शन लेते हैं, अगर सपोज वाई डायरेक्शन में हमारा ई फील्ड है और जेड डायरेक्शन में हमारा बी फील्ड है, तो बची हुई डायरेक्शन क्या होगी, हमारी एक्स डायरेक्शन, जिसके अंदर हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड। देखिए ये लेक्चर शायद 15 मिनट का ही बन पाएगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग इसमें सिर्फ 15 मिनट का ही हो पाता है, ये जो सॉफ्टवेयर है। तो अगर ये नहीं होगा तो हम अगले लेक्चर में इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया, क्या होती है माइक्रोवेव, जिनका फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में हो, उनको हमने क्या बोला, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। अब 1 से लेके 300 के बीच में अगर हम कुछ ग्रुप बांट दें, सपोज 1 से 2 कुछ को बोले, 2 से 3, जैसे हमारी स्कूल होती है उसमें क्लास होती है, प्राइमरी सेक्शन, फिर हमारा क्या होता है सीनियर सेक्शन, तो हमने इसको 2 सेक्शन में बांट दिया स्कूल को। उसी प्रकार से अगर आप मान लो वेव जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज आया था माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक का, 1 to 300 गीगाहर्ट्ज, उसको आपने कुछ ग्रुप्स में बांट दिया। उन ग्रुप्स को आप क्या बोलोगे, उन ग्रुप्स को आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी बैंड, और इनको डिफाइन अलग अलग तरीके से किया जाता है, और इनका बहुत ही उपयोग है। बेसिकली उपयोग क्यों है, क्योंकि आपका ये डिफेंस, स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस बहुत जगह काम आता है, जहां पे आप फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि इस कंपोनेंट की क्या फ्रीक्वेंसी, आप उसका एक बैंड बता सकते हैं कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी है, ताकि उसका कुछ मिस यूज नहीं किया जा सके। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले हम देखो इस फ्रीक्वेंसी को हमने किसने बैंड में बांटा है, और यह एक स्टैंडर्ड संस्था है IEEE, जिसके अनुसार हम फ्रीक्वेंसी बैंड का नाम इस प्रकार दिया है। एल बैंड किसको बोलेंगे, जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 1 से 2 हो, एस जिनका 2 से 4 हो, सी बैंड जिनका 4 से 8 रेंज की फ्रीक्वेंसी को हमने सी बैंड बोला, एक्स बैंड हमने किसको बोला 8 से 12 की को, ऐसे ही के यू के का एंड मिलीमीटर वेव। इसको देखो मिलीमीटर वेव क्यों बोला, यहां से अगर आप जब वेवलेंथ निकालोगे तो उनका जनरली मिलीमीटर रेंज में आएगा, और 300 से ऊपर की वेवलेंथ को हमने सब मिलीमीटर वेव बोला। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका कहां से शुरू होता है, आपका शुरू होता है जीरो फ्रीक्वेंसी से, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा हायर। मतलब जो जीरो फ्रीक्वेंसी है उसको बेसिकली डीसी बोलते हैं, वो कोई वेव नहीं होता। जीरो से जस्ट ऊपर शुरू हुआ, जिसको मैंने यहां दिखाया लॉन्ग वेव, फिर आप बोलते एएम ब्रॉडकास्ट, शॉर्ट वेव,
लाइक दिस, देन माइक्रोवेव रीजन आपका यहाँ दिखाया हुआ है, फिर फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड विजिबल रेंज, और आगे ऊपर और जाते हैं। इस प्रकार से आप इनके करस्पॉन्डिंग